देख रहे हैं आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। कैराना की सच्चाई क्या है और इस सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की किसने कोशिश की? यूपी के कैराना कस्बे में 80% आबादी मुसलमानों की है और अचानक यहां एक दिन बीजेपी सांसद हुकुम सिंह कहते हैं कि इस जगह से 300 से ज्यादा हिंदू परिवार एक समुदाय की गुंडागर्दी की वजह से पलायन कर चुके हैं। जब सच्चाई सामने आई कि इस लिस्ट में ऐसे भी लोग हैं जो नौकरी की तलाश में निकले हैं, ऐसे भी लोग हैं जो जीवित ही नहीं रहे, तो मामले को नया मोड़ दिया गया। हुकुम सिंह ने अब कंधाल नाम की जगह से भी लिस्ट जारी की है और कहा कि यहां पे भी पलायन हुआ है, लेकिन इसके कारण सांप्रदायिक नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर के हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि हुकुम सिंह ने अब क्या कहा। सूची पर सवाल उठाए यहाँ के शासन ने, प्रशासन ने, और वो दबाव में उठवाए उनसे ताकि वो असली मुद्दे से भटका सकें। असली मुद्दा कानून व्यवस्था का है। इसको भटकाने के लिए दो विषय आए। पहले तो इसको कम्युनल कलर दिया गया कि सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की गई है, उसमें सफल नहीं हुए तो सूची को झुठलाने का प्रयास किया गया। अच्छा, इस बीच सच्चाई जानने के लिए बीजेपी ने 9 सदस्यों की टीम कैराना भेज दी है, लेकिन इस टीम की बातों से लगता है कि वो कैराना में सच्चाई के बजाय ध्रुवीकरण के और मौके ढूंढना चाहते हैं। आइए सुनते हैं कि इन टीम के एक सदस्य सुरेश खन्ना ने क्या कहा। कोई भी बोलेगा उसकी तरह टंग जाएगा। कैराना का ये हाल है, मुख्यमंत्री को बताइए कैराना का क्या हाल है। लोग कौन प्लान कर रहे हैं, कितने मकान बिके, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन रजिस्ट्री निकाल लेगा तो पता लग जाएगा कि हिंदुओं ने कितने मकान बेचे। तो क्या कैराना और पलायन की कहानी को जिंदा रखने की कोशिशें चल रही है? इस पर हम कर रहे हैं आज खास चर्चा आवाज अड्डा में। आइए हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे सारे पैनलिस्ट से। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं बीजेपी के नरेंद्र तनेजा, साथ में ही कांग्रेस पार्टी के मीम अफजल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुधींद्र भदौड़िया, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी से भी हम बात करेंगे। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले तनेजा जी, आपने और हमने 2 दिन पहले यहीं पर चर्चा की थी कैराना की, और तब बार बार ये बात सामने आई थी कि वहां पर हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है, उनका पलायन हुआ है। अब जब हर जगह मीडिया में ये डिटेल्स आ गए हैं कि उस लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं, तब आपका रिएक्शन क्या है? नहीं, देखिए, जैसा आपने कहा कि कुछ ऐसी खबरें हैं कि वो लिस्ट जो है उसमें कुछ इनएक्यूरेसीज हैं। पूरी बात जो उसमें नाम दिए गए, कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ लोग वहां नहीं हैं, कुछ लोग दिल्ली चले गए, ऐसी बातें आई हैं। दोनों समुदाय के बारे में बातचीत आई है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के अखबार उठा करके देखें, जो मेरे सामने कुछ है, आप इनको ध्यान से देखिए। जो उत्तर प्रदेश के अखबार, लोकल अखबार, अमर उजाला वगैरह जो रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप उनका अगर गहन अध्ययन करते हैं तो वो वहां से जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिस तरह की खबरें वहां से निकल के आ रही हैं, उसमें कुछ बातें उनकी इस तरीके की हैं कि भाई वहां पे किस हिसाब से अभी नहीं, काफी 2-3 साल से जो एक समुदाय के लोग हैं, उन लोगों की जो एक तरह से गुंडागर्दी हो रही थी, जिसकी वजह से वहां जो कुछ हिंदू परिवार हैं उनको मजबूरी में वहां से भागना पड़ा। ऐसी खबरें वहां की अखबारों में आ रही हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, इसको देखने का वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए। जो वहां पे जमीन पे सच्चाई है वो मीडिया है, देश है, और लोग जाकर के उसकी तहकीकात उनको करनी चाहिए। अब वैज्ञानिक तरीके की आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये एक सांप्रदायिक इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है? इन दोनों में जो अंतर है वो बहुत जरूरी है, और इस अंतर को समझाने के लिए हुकुम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है, बीजेपी के सांसद जिन्होंने पहली और फिर दूसरी लिस्ट जारी की, उनसे भी पूछ लिया जाए। हुकुम सिंह जी, एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि आपने जो पहली लिस्ट जारी की थी कैराना से, वहां आप कह रहे थे कि उस लिस्ट का इनफैक्ट टाइटल है हिंदू परिवारों का पलायन, और जो दूसरी लिस्ट है कंधाल से, उसमें आप कह रहे हैं परिवारों का पलायन। ये चेंज कैसे आ गया? इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। परिवार उसमें भी हिंदू है, परिवार उसमें भी हिंदू है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो आपने दूसरी लिस्ट से मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों निकाल दिया? और अब आप लॉ एंड ऑर्डर की बात क्यों कर रहे हैं? सवाल किया, मेरी बात जी। गांधला की लिस्ट जारी की है मैंने, 63 लोगों की, 63 परिवारों की, टोटल हिंदू 63 के 63। यहाँ की लिस्ट जारी की है, उसमें टोटल हिंदू परिवार हैं। कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। ये कंट्राडिक्शन कुछ लोगों की अपने इमेजिनेशन का है, उसको मैं क्या करूँ उसका। जब लिस्ट दी है मैंने, उसमें नाम देख लीजिए कौन है, सारे हिंदू हैं।
मेरा आपसे सवाल ये है हुकुम सिंह जी कि क्या इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई थी? ये सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कोई और कर रहा होगा। मेरा शुरू से स्टैंड ये रहा है कि सांप्रदायिक नहीं है, ये टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। कानून व्यवस्था का पूरा ध्वस्त हो जाने का मामला ये है। जो लोग अपराधी हैं, क्रिमिनल है, उनका कोई मजहब नहीं होता, उनको जबरदस्ती मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये मुस्लिम है तो मुस्लिम लोगों के प्रतिनिधि यही होंगे, मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं है, वो इत्तेफाक से खुद मुस्लिम है, बस इतनी बात जरूर है। ओके, तो आप मानते हैं कि कैराना से ऐसे भी परिवार निकले हैं जो मुसलमान परिवार हैं? मैं मानता क्यों, मैं कैराना का रहने वाला, मुझको पता है, एक परिवार की जानकारी मुझको मिली है बस टोटल। ओके, तो अब आते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास, उनसे पूछते हैं कि क्या फर्क दिख रहा है दोनों बातों में। सुधींद्र भदौरिया जी, पहले अगर आपसे पूछें, हुकुम सिंह भी आपको सुन सकते हैं, वो कह रहे हैं कि वो पहले दिन से तो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हालांकि 2 दिन में 2 लिस्ट जारी होती है, एक लिस्ट के टाइटल में हिंदू परिवार लिखा है, दूसरी लिस्ट के टाइटल में सिर्फ परिवार लिखा है, लेकिन उनको इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आ रही है। देखिए, ऐसा है कि 2013 का आप पृष्ठभूमि देखिए और अब 2016 में पृष्ठभूमि देखिए, पृष्ठभूमि एक ही है। चुनाव के आसपास भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कोशिश करते हैं कि किसी न किसी रूप में सांप्रदायिक टकराव पैदा हो। मैं ये कहना चाहता हूं इस संदर्भ में, खास तौर से आप देश के बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस की आप बैनर न्यूज देखिए, उसमें लिखा है साफ साफ कि बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं जो मृतक हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विस्थापित हुए हैं। विस्थापन का क्या कारण है? मैं चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि इसको वैज्ञानिक ढंग से देखिए, इसका समाजशास्त्रीय अध्ययन आप देखिए, तो केरल के लोग गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, उसमें हिंदू भी जाते हैं, उसमें मुसलमान भी जाते हैं, उसमें ईसाई भी जाते हैं। पंजाब के हिंदू और सिख कनाडा से लेकर यूरोप जाते हैं, और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनकी सरकारें हैं। कितने बड़े पैमाने से लोग दिल्ली आते हैं, बंबई जाते हैं, सब लोग जानते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के आसपास, आपने देखा इनके सांसद अलीगढ़ के जो वहां पर गए थे, उन्होंने कहा कि एक समुदाय के लोगों को वहां से भगाया जा रहा है। ये सरासर झूठ है। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, हुकुम सिंह जी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में इटावा जनपद के अंदर, वहां से भी लोग सैकड़ों की संख्या में जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। नहीं, देखिए, इसमें 2 चीजें हैं राजीव राय, इसमें 2 चीजें हैं। उत्तर प्रदेश के लोग देश भर में जाते हैं काम करने के लिए, हर स्टेट से लोग अलग जाते हैं। तमन्ना जी, एक लाइन में कह के खत्म करना चाहूंगा, पर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था निसंदेह एक बहुत बड़ी समस्या है। मथुरा में हमने देखा, आज आगरा में दिन दहाड़े लूट लिया गया। कानून व्यवस्था पर आते हैं, कानून व्यवस्था पर आते हैं। मेरा इस वक्त सवाल है कि क्या इस पूरे किस्से को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई या नहीं, और अब इससे क्या बीजेपी और हुकुम सिंह जी भी खुद पल्ला झाड़ रहे हैं? शरद प्रधान। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये जो है हकीकत है। और हुकुम सिंह जी ने, मुझे लगता है हुकुम सिंह जी बड़े सुलझे हुए नेताओं में से रहे हैं, मैं उनको बरसों से जानता हूं, लेकिन उनको लगता है गलत सूचना दी गई, उन्होंने वेरीफाई नहीं करा। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि ये गलत है, तो उन्होंने ये जो रिवाइज, जिसमें कि हिंदू शब्द नहीं है, और उन्होंने स्वयं अभी कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मुझे समझ में नहीं आता, ये वेस्टर्न यूपी, जिसको हम लोग वाइल्ड वेस्ट कहते हैं, वहां पे ये समस्या एक्सटॉर्शन की, किडनैपिंग फॉर रैंसम एक बड़ा कॉमन क्राइम है, और इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में रही है, किसी ने कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी है। वहाँ क्रिमिनल दोनों गैंग्स हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। सुन रहे हैं हुकुम सिंह जी, क्या ऐसा मेरी आवाज नहीं, मैं सुन नहीं पाया था शरद जी की आवाज बिल्कुल। शरद जी कह रहे हैं कि यूपी के इस हिस्से में ऐसी एक्सटॉर्शन और गुंडागर्दी होती ही है। हुकुम सिंह जी, तो ऐसा कौन है जो इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है? आप कह रहे हैं कि आप नहीं थे। मैं इसमें कुछ कंप्लीट करना चाहता हूँ, वरना एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ जी। एक हुकुम सिंह जी, पूरी बात कह दूं मैं जरा? हाँ, कह दीजिए प्लीज। मैं इसमें, मैंने आज ही 2011 की सेंसस रिपोर्ट पढ़ी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें पूरे देश में हर जगह से
इस प्रकार के माइग्रेशन दिखाए हैं जो करीब 20 से 29% रूटीन माइग्रेशन होते हैं। इसको पलायन कहना तो बड़ा गलत, बहुत ही गलत भाषा ही गलत है। चलिए शरद जी, अब किसी वजह का और ये पूरे मतलब चाहे वो दिल्ली, लखनऊ, बम्बई। ओके, मैं आपको अगर आपकी इजाजत हो मैं कुछ कह दूं? जी जी हुकुम सिंह जी, प्लीज गो अहेड। जी जी बोलिए। एक तो अच्छा लगता है मुझको भी कि मेरे कैराने से या कांदले से लोग कुछ अच्छे काम के लिए जाते, अपनी सुख शांति से जाते। जो लोग अपने पिक्चर हॉल के छोड़ करके यहाँ से जा रहे हैं, अपने करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं, इनके 2-2 लाख रुपए की व्यापार के टर्नओवर रोजाना के थे, वो अपना व्यापार छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ से रंगदारी मांगी गई, रंगदारी की रकम नहीं दी किसी ने, अगले दिन उसको शूट कर दिया जाता है और चेतावनी दी जाती है कि तुमको सबक मिल गया या नहीं मिल गया। बाजार में खुले हथियार लेकर के वो घूम रहे मारने के बाद में। ये घूमने के लिए गए वो या अच्छी एजुकेशन के लिए गए, ये अच्छा एवेन्यू तलाश करने के लिए गए। मेरी बात स्पष्ट रूप से ये है, आप इसको हल्का करने की कोशिश मत करें। शरद जी आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नहीं हुकुम सिंह जी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है और राजीव राय समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं। मेरा सवाल है कि इसको सांप्रदायिक रंग किसने दिया? क्या इसको सांप्रदायिक रंग और राजनीतिक रंग किसने दिया है? प्रॉब्लम तो बहुत हल्की है, इसे टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। हुकुम सिंह जी, इसमें ये हाईलाइट करना लेकिन आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने इसको इलाहाबाद में ऐसे उछाला जैसे कि कोई बड़ा भारी सांप्रदायिक इश्यू हो गया है। अब ये दूसरी बात है, देखिए ये अमित शाह साहब ने इलाहाबाद में जिस तरह हंगामा किया इसको लेकर के, इससे ज्यादा और क्या उदाहरण दें आपको इसको सांप्रदायिक कलर देने का? मेरी बात सुनिए, फ्रॉम डे वन मैं कह रहा हूँ कि उनको आप लोग प्रोटेक्शन मत दें किसी मजहब की। वो खुद इस बात की कोशिश में है कि किस तरह सांप्रदायिक मिल जाए और वो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव मिल जाए। दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम्स। ये तो अमित शाह साहब ने किया और वो जो कर रहे हैं वो अपने हित के लिए करते रहे, नहीं कर रहे हैं। नहीं, कौन कर रहा है? वही गुंडे जो बदमाश अपराधी जो राजीव राय जी, आप प्लीज इस डिबेट में आइए। राजीव राय जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार है। पूछिए राम वृक्ष यादव का क्या धर्म है? मैं आपसे पूछना, तमन्ना जी मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से हुकुम सिंह जी से पूछना कि राम वृक्ष यादव का क्या धर्म है और राम वृक्ष यादव जैसे लोग हर जिले के अंदर बैठे हुए उनका क्या धर्म है? आप बताइए, आप कैसे कह सकते हैं राम वृक्ष की कर रहे हैं? मैं राम वृक्ष के बारे में नहीं जानना चाहता, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के आपको आंकड़े बता दूं। ओके, मीम अफजल साहब आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। मीम अफजल, जस्ट ए मिनट, I'll not take more than 30 seconds। कैराने में हमारे कार्यकाल में ही जब हम कभी पढ़ते थे स्कूल में 40 और 60 की रेशो थी, आज वो 85 की 15 की रह गई। कांदला में हमेशा 70 हिंदू थे, 30 मुसलमान थे। आज वहाँ पर 80 मुसलमान हैं। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं जिले के, आप ये मुझे बताइए वहाँ से 50,000 मुसलमान स्थापित हुए मुजफ्फरनगर के। आप फिर से वही बात कर रहे हैं। एक मिनट सुदीन भदौरिया जी, एक मिनट मैं हुकुम सिंह जी की बात सुनना चाह रही हूँ। एक मिनट सुदीन भदौरिया जी, प्लीज वेट। कभी आकर के देख लें अपना मियाँ क्या हो रहा है। हुकुम सिंह जी ने एक बार फिर वही बात दोहराई है। आप लॉ एंड ऑर्डर जो भी कहें, आप वही बात फिर से कह रहे हैं। दंगे में 50,000 से ज्यादा विस्थापित हुए, उनके बारे में दर्द और दुख नहीं है क्या इनको? अरे हाँ, दुख तो आपको होना चाहिए जिन्होंने कराया उनको। नहीं, आप वही लाइन पर जा रहे हैं हुकुम सिंह जी, आप मना करके फिर से वही लाइन पे जा रहे हैं। अब मैं लाना चाहती हूँ नरेंद्र तनेजा को इस पूरे डिबेट में। जो एक है ना 50,000 की बात, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप जवाब दें। उसके अलावा ये डिबेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए और एक एक करके सवाल पूछने दीजिए। नरेंद्र तनेजा जी, अभी हुकुम सिंह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने पूरा कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, सुदीन भदौरिया भी कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, और फिर वो आए पॉपुलेशन में। वो कह रहे हैं कि इन जगहों पर हिंदू पॉपुलेशन घट रही है और ये डर के मारे जा रहे हैं। फिर वो वही बात कर रहे हैं, तो क्या अब इसको आप किसी और तरीके से कैसे स्पिन कर सकते हैं? क्लियरली इस इशू को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो रिलीजियस एक कॉन्सेप्ट नहीं है,
उसमें कोई मजहब की बात नहीं आती है। इसमें मजहब को लाने की सीधी कोशिश है, मान लीजिए। नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि हुकुम सिंह जी को मैं भी सुन रहा था। मेरा ये कहना है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि वहां की जो स्थिति है उसको हमको सही तरीके से अनइमोशनली वैज्ञानिक रूप से देखना चाहिए। ये जो बातें कही जा रही हैं, जो वहां का हुकुम सिंह जी भी कह रहे हैं और लोकल मीडिया तमाम कह रहा है, हमने वो भी देखना चाहिए। दिल्ली के अगर अंग्रेजी अखबार क्या कह रहा है वो भी, उसको भी देखना चाहिए। लेकिन जो लोकल मीडिया क्या कह रहा है और उसको भी इनको देखना होगा कि ये समस्या है क्या। मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, फिरोजाबाद जिले का। हमारे यहाँ बड़ी भारी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, हिंदू पॉपुलेशन भी है। मैं इस पूरे विषय को बहुत अच्छी तरह समझता हूं और इसकी जो सेंसिटिविटी है मैं उसको समझता हूं। मैं इसलिए मेरा सिर्फ आग्रह है कि इस बात को जब भी हम बात करें, जरूरत से ज्यादा इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश ना करें, लेकिन साथ में ये समझे इसको पॉलिटिसाइज करने की कौन कोशिश कर रहा है, कौन ये बार बार आरोप लगा रहा है कि आप इसको लेकर ध्रुवीकरण कर रहे हैं। क्या जमीन की हकीकत क्या है, इसको हमको देखना होगा। क्या हकीकत वो है जो कही जा रही है। आपके साक्षी महाराज कह रहे हैं कि कश्मीर जैसा इशू है, नहीं, आप कह रहे हैं कि कौन ध्रुवीकरण करा रहा है। ये तो साफ बात है कि ये आप लोग ने ये शुरुआत की है। ये साफ है या नहीं? जब साक्षी महाराज कश्मीर की तुलना करते हैं और फिर अमित शाह कहते हैं कि इनको ये पूरा एक चुनावी इशू है, मीम अफजल इसमें आना चाहते हैं। मीम अफजल नहीं, एक सेकंड, लेट मी फिनिश, लेट मी समझना, बी फेयर प्लीज, बी फेयर प्लीज, लेट मी फिनिश एटलीस्ट। मेरा ये कहना है, देखिए, हम पिछले लोकसभा के चुनाव में एनडीए को 73 सीटें लोकसभा से मिली। जाहिर है तमाम मुसलमान बहन भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया था और बिना उनके वोट के 73 सीट मिल ही नहीं सकती थी, सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए ये कहना, आरोप लगाना कि बीजेपी ध्रुवीकरण करा रही है, निराधार है, शरारती है। और ये देखना है, हमको पहचानना पड़ेगा ये ध्रुवीकरण की बात कौन कर रहा है और किसको इससे फायदा होगा। वही दल है जो आज उत्तर प्रदेश में सत्ता में है। अब संगीत सोम वहां पर मार्च निकालने वाले हैं कैराना में। हाँ, वो किस चीज का मार्च निकाल रहे हैं? कोई मार्च नहीं निकालने वाले, ना कोई मार्च निकलेगा यहाँ। उन्होंने अनाउंस किया है, अनाउंस किया हो। मैं बताता हूँ सांसद होने के नाते हुकुम सिंह जी, कोई मार्च नहीं निकलने वाला। ये सुनकर अच्छा लगा हुकुम सिंह जी। जी मीम अफजल, चलिए, बड़ी अच्छी बात। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हुकुम सिंह जी के बारे में मेरी राय ये है कि वो एक सीनियर लीडर हैं और वेस्टर्न यूपी के बारे में बहुत कम लोग शायद उनसे ज्यादा जानते होंगे और वो पुराने पॉलिटिशियन हैं। मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूं। मैंने जब पहले दिन उनका बयान देखा, हुकुम सिंह जी, मेरा ताल्लुक मेरठ से है, जो मुजफ्फरनगर के बराबर में, और उससे अगला आप जानता हूं मेरठ को, मेरठ भी है। जी, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, जरा सा तमन्ना जी, आपने बहुत देर में वक्त दिया। मैं हुकुम सिंह जी से 2-3 बात कहना चाहता हूं। आपने पहले दिन जो बयान दिया वो यकीनन गलत था, लेकिन आपने उसको रियलाइज किया, मुझे खुशी है। और आपने इसके बावजूद कि आपके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नेशनल एग्जीक्यूटिव में इस मुद्दे को दूसरे रंग में डालने की कोशिश की, उसके बावजूद आपने ये हिम्मत की कि कल आपने कहा कि मैं इसको कम्युनल कलर नहीं देना चाहिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये बात कही। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है, और मेरे ख्याल में शायद आपकी राजनीति वो नहीं है, मुझे हैरत है कि आप आज किस तरह की बात कर रहे हैं। मैंने तो कभी आपके बारे में नहीं सुना कि आप इस तरह की बात कभी करते हैं। मुझे हैरत हो रही है, बल्कि थोड़ा सा अफसोस भी है कि आप भी ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर, अभी आपको एक जर्नलिस्ट हैं जो हमारे बहुत शरद जी, उन्होंने बताया कि पलायन की क्या परिभाषा है। मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं, पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत चाहता हूं, और मैंने भी देखा पलायन कैसे होता है। दिल्ली जैसी जगह में मुस्लिम इलाकों से पलायन हुआ और हिंदू इलाकों से पलायन हुआ, लेकिन आज तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की। इकोनॉमिक रीजन से बहुत सारे लोग नई दिल्ली चले जाते हैं। नहीं, मैं दिल्ली से बहुत मेरा ताल्लुक है, मैं बताना चाहता हूं। तो ये जो आपने इसको इशू को शक्ल भारतीय जनता पार्टी ने देने की कोशिश की, आज कंफ्यूजन है। इसमें दो बात है, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या ये मैं आ रहा हूं। इसमें देखिए, सारे मामले में सिर्फ चुप्पी साथ रखे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय साहब। आपके स्टेट की बात हो रही है राजीव राय जी, और लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत खराब हुई है। बीच में किसी और को बुला दे रही हैं। अगर आपको मेरी जरूरत नहीं तो मैं उठ के चला जाऊं यहाँ से। आप प्लीज बोले, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप बोले। सारे लोग से बोले नहीं, आप ही बोले, क्योंकि आपकी पार्टी स्टेट चला रही है और वहाँ पर जो भी हो रहा है पार्टी स्टेट चला रही है, लेकिन आप मुझे यहाँ चलने नहीं दे रही हैं। आपकी अंतिम जिम्मेदारी आपकी, तो आप प्लीज बोलिए। जी राजीव राय जी।
देखिए तमन्ना जी, इससे ज्यादा अफसोसजनक बात राजनीति में नहीं होगी। आम लोग बोलते हैं, मुझे कोई हिचक नहीं है कि राजनीतिज्ञों में शर्म थोड़ी कम होती है, लेकिन इतनी बेशर्मी होगी कि सबूत आ जाने के बावजूद कि जो लोग मर चुके हैं, जो लोग 15 साल 20 साल पहले जा चुके हैं, जो लोग अभी भी वहां रह रहे हैं, इतनी बेशर्मी से अभी भी उस मुद्दे को लगातार ये खींचे जा रहे हैं चुनाव से पहले कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए चाहे आग लग जाए देश में, चाहे आग लग जाए प्रदेश में। ये बार बार इनके नेता कैराना से कश्मीर की तुलना कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती कि जिस पार्टी ने देश के आतंकवादियों को शहीदों का दर्जा दिया, उसका तलवे चाटकर कश्मीर में सरकार चला रहे हैं और कश्मीर की तुलना, कैराना की तुलना कश्मीर से कर रहे हैं। अगर इनमें थोड़ी सी भी राजनीतिक सूझबूझ होती और देश के प्रति लगाव होता, सिवाय सत्ता लोलुपता के, तो जब ये एक्सपोज हो गए कि सारी फर्जी लिस्ट ये दिए हैं, देश से माफी मांगते, प्रदेश से माफी मांगते, राष्ट्रीय चैनलों पर आकर माफी मांगते और अपने को सुधारने का प्रयास करते। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2017 के चुनावों से पहले जो दंगा फैलाने की राजनीति करने वाले हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं। न सिर्फ मीडिया ने, मैं मीडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मीडिया ने जाकर उन घरों पर, उन लोगों से जहां लोग रहते हैं, बल्कि प्रदेश की जनता में भी एक्सपोज हो चुके हैं और 2017 में जो इनकी नंगी तस्वीर है सामने आ जाएगी। राजीव राय जी, लेकिन वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये इसको सांप्रदायिक लॉ एंड ऑर्डर में आपको बता दूं तमन्ना जी, लॉ एंड ऑर्डर के मैं बारे में बता दूं, एक मिनट, लॉ एंड ऑर्डर के मैं ये मानता हूं आपके चैनल पर, मैं आपके चैनल पर मैं बता रहा हूं कि सही बात है कि 29 लोगों का एक गिरोह सक्रिय था, उत्तर प्रदेश के गिरोह सक्रिय था, मथुरा जिले के अंदर राजीव मारे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश जिले में एक साथ बात ना करें, एक साथ बात ना करें। मथुरा जिले में जिस तरह से एसपी की हत्या लाठी मार मार के की गई, एसओ की हत्या की, दर्जनों स्थानों पर थानों में घुस घुस के एसओस को पीटा जा रहा है। इटावा के, जहां के आपके स्वयं के मुख्यमंत्री हैं, वहां का गांव का नाम नोट कीजिए, इटगांव, संतोषपुर, वहां की महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, भैंस मारे जा रहे हैं। और आप जाके, मैं चाहता हूं कि आपका ये चैनल सीएनबीसी आवाज, वहां से पूछे जाके इटगांव, संतोषपुर के अंदर, जहां के स्वयं मुलायम सिंह जी हैं और अखिलेश यादव हैं, हर जगह कार्रवाई हो रही है। आप अपने जमाने को याद करिए। मैं चाहती हूँ आप रामकृपाल सिंह जी और विजय शंकर तिवारी के पास हम जाए। बोलने लायक नहीं इस मामले में आपके। राजीव राय जी प्लीज, अब रुक जाइए। राजीव राय जी प्लीज। विजय शंकर तिवारी, ये देखिए, इसमें लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है और इस चुनाव में एक बड़ा इशू बनेगा, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर को सांप्रदायिक रंग दिया जाता है तो वो एक डेंजरस सिचुएशन बन जाती है। यहां पर कैराना मामले में एक मिसफायर था, ये आप मानते हैं? देखो तमन्ना, एक कहावत है, जाके पाए ना जाए बिवाई, वो का जाने पीर पराई। सबसे बड़ी बात है कि पॉश कॉलोनी में रह करके हम कैराना की चर्चा कर रहे हैं। ये जितने लोग बोल रहे थे कैराना 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 कैराना, वो वहां के हिंदुओं की स्थिति नहीं जानते हैं। आप लोकल मीडिया देख लीजिए, वहां के समाचार पत्र देख लीजिए, जो वहां रहते हैं उनको देख लीजिए, वो चीख चीख करके वहां की परिस्थिति बता रहे हैं। लेकिन यहां बैठ करके हम गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर अपनी राजनीति की रोटियां सेक सेक करके वहां के हिंदुओं के दुखों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मुझे लगता है ये स्थिति वही है जो 1980 में कश्मीर में थी। कश्मीर में 1980 में इसी प्रकार के लोग जब जा रहे थे तो यही भाषा, तमन्ना यही भाषा बोली जा रही। कहाँ कैराना, कहाँ कश्मीर, ये आग लगाना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कौन रोटियां सेक रहा है, प्रॉब्लम ये है कि कौन रोटियां सेक रहा है। संघ परिवार आग लगाना चाहती है। अच्छा, एक रिपोर्ट है कि कैराना से ही 150 मुस्लिम परिवार आप यहाँ चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों को बोलते। तमन्ना, मुंबई में बैठकर एक डेलीगेशन भेज देते। तमन्ना, मुंबई में बैठकर रिपोर्ट नहीं होती है, बंगलौर में बैठकर राजीव राय जी बोल रहे हैं। ये कुल मिलाकर के ये लोग पास कॉलोनी में रहने वाले लोग, कैराना के। मैं भी गांव से, तिवारी जी, आपसे ज्यादा मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, आपसे ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मजबूरी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो जहर, एक मिनट, आप मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली की बात कर रहे हैं। एक मिनट, ऑडियो थोड़ा मुझे डाउन करना पड़ेगा, ऑडियो हल्का सा डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तिवारी जी, जो आप मुंबई और बैंगलोर में बैठक की बातें कर रहे हैं, फैक्ट ये है कि कैराना में आज अगर इस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति कराते हैं लोग,
तो उसका इम्पैक्ट पूरे देश में भी पड़ सकता है, अलग अलग हिस्सों में भी पड़ सकता है। वो एक जगह की बात नहीं है, इसलिए फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है। तमन्ना, मैं बता रहा हूँ, फैक्ट जाने बिना, तमन्ना, फैक्ट जाने बिना कश्मीर जैसी बात करना गलत बात। तमन्ना, अच्छा होता है ये लोग जो बैठकर पैनल में बैठ करके कैराना के हिंदुओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझते और उनके विषय में बोलते, तो मुझे लगता है इनके लिए ज्यादा अच्छा होता। तिवारी जी, आप कैराना के लोगों के और आप के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? आप सिर्फ कैराना के हिंदुओं के बारे में क्यों सोच रहे हैं? उसके लिए शर्म नहीं आ रही है क्या? वही दुखी हुई है। अरे बेशर्म हो से क्या बात करनी? आप बेशर्म हो, आप लोग भाई, आप बेशर्म हो। आपको कोई शर्म नहीं है। दुख दर्द, आप बेशर्मों की बात करते हैं। आपको शर्म हिंदू हो चाहे मुसलमान, लहू किसी का भी बहेगा। अगर हिंदू का बहेगा तो लहू बहेगा, मुसलमान का बहेगा तो लहू बहेगा। इतने बड़े आदमी नहीं है आप, इतने बड़े आदमी नहीं। शांत हो जाइए सर, प्लीज शांत हो जाइए। थोड़ा टेम्परेचर डाउन करते हैं। आप जाति की राजनीति करते हैं। तिवारी जी एक बात करते हैं, थोड़ा टेम्परेचर डाउन करते हैं। हम क्या बात करते हैं? सभ्यता से डिबेट करें, सभ्यता से डिबेट करें। रामकृपाल जी सभ्यता की बात की, लेकिन क्या बेशर्मी की बात कर रहे हैं लोग? रामकृपाल जी देखिए, ये क्यों लहू की होली खेलना चाहते हैं, सब जानते हैं। बदारिया जी प्लीज रुक जाइए, बदारिया जी प्लीज रुक जाइए। रामकृपाल सिंह ही बोलेंगे अब। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, रामकृपाल जी की बात सुन लीजिए। रामकृपाल जी, मेरा आपसे सवाल है, आप देखिए जी एक बात मेरी सुन लें। आधे घंटे के बाद मैं अब तक कुछ नहीं बोला हूं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी मुझे टाइम मिले, कृपया मैं हाथ जोड़ता हूं अपने तमाम सहयोगियों से कि मेरी बात सुन लें। अच्छी लगे या बुरी लगे उसके बाद आप जितना चाहे उस पर बोले, लेकिन मुझे अपनी बात कहने का मौका दें, उसमें इंटरप्शन नहीं होना चाहिए प्लीज। मैं माफी के साथ में बंद कर रहा हूं। अगर आप ये बात करें तो ओके। जी हुकुम सिंह जी, थैंक यू। ओके, रामकृपाल जी, मेरा आपसे ये सवाल था कि आप देखिए कि कैराना की जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, और हम यूपी के पॉलिटिक्स पर तो आए ही नहीं हैं, किस तरह से भावनाएं भड़कती हैं, कितना ये इमोशनल इशू है। इस पैनल पर ही देख लीजिए, हालांकि यहां पर राजनेता है और जर्नलिस्ट है, लेकिन आप सोचिए कि कितना पोटेंट ये इशू है। और इसलिए इतना जरूरी है जानना कि कैराना में क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, क्या सिर्फ हिंदू वहां से निकल रहे हैं, मुसलमान भी निकल रहे हैं, गुंडागर्दी है या फिर एक सांप्रदायिक सिचुएशन है। इसका अंतर जानना अब कितना जरूरी हो गया है। तमन्ना जी, आधे घंटे से जो बात हो रही है, जो आप अभी सवाल कर रही हैं, बार बार ये बात होती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या सांप्रदायिकता। ऐसे लगता है जैसे दोनों चीजों का कोई मेल नहीं है, दोनों चीजें बिल्कुल अचानक होती हैं। एक बात मैं बता दूं, हर घटना, आम जनता इस देश की हमेशा चाहती है न्याय हो। गुंडा किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, आप गांव में चले जाएं, कस्बे में चले जाएं, गुंडा है तो लोग सोचते हैं इसकी जगह जेल में होनी चाहिए। नतीजा क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर की जब घटना पर एक पक्ष को लगता है कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो वो अंदर अंदर इसको दर्द को महसूस करता है। कि इसी बीच क्या होता है, उसी समुदाय के कुछ लुम्पेन एलिमेंट्स कहते हैं देखिए हम तो कब से कह रहे थे। तो क्या होता है कि सांप्रदायिक जो है, सांप्रदायिकता की भावना या उसको लेकर के एक गोलबंदी जो होती है, वो शुद्ध रूप से लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर पर होती है। और जब वहां के लोगों को, एक समुदाय को ये लगने लगता है कि सत्ता में बैठे लोग जानबूझ करके हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। और मैं बता दूं, ये सिर्फ बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का नहीं है, जहां जैसी भी चीज होगी, सत्ता में कौन बैठा है और अगर वो किसी भी एक पक्ष के, चाहे वो माइनॉरिटी के प्रति अन्याय कर रहा हो या मेजॉरिटी के प्रति अन्याय कर रहा हो, तो सांप्रदायिकता और नफरत के बीज अंदर पनपने लगते हैं। और तब उस समय क्या होता है, जब ये लोग देखते हैं कि बारूद बिछी हुई है, तब नेता भी पहुंचते हैं और एक दिया सलाई का सिर्फ उनको एक तीली फेंकना है, क्योंकि उनको बारूद बिछाने की जरूरत नहीं है जी। वो काम उनके छुटभैया कार्यकर्ताओं ने बहुत पहले से किया हुआ है। माफ कीजिएगा, अगर इतनी बहस के बाद कम से कम एक बात तो लोग मान लेते कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर रहा है।
मुझे दुख हो रहा है इस बात को कह करके कि वो आर्थिक प्रगति के लिए लोग वहां से भाग रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग बेहतरी के लिए भी गए हों नौकरी, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर 5 परिवार ने भी वहां से गुंडाई के बल पर, इसलिए कि सत्ता मुझे न्याय नहीं दे पा रही है, मेरी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, अगर इस डर से एक इंसान एक परिवार भी जुड़ा है बिल्कुल तो सत्ता इसके लिए गुनहगार है। नहीं, और ये सिचुएशन तो है ही, ये सिचुएशन तो है ही। माफ कीजिएगा तनेजा जी, प्रॉब्लम ये है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू है और एक वैलिड इलेक्शन प्लेटफॉर्म है। इस पर आप इलेक्शन लड़ भी रहे हैं, लेकिन आपको इसमें सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण का तड़का देने की बार बार क्यों जरूरत है? और जो ऐसा करते हैं उसको आप लोग कंट्रोल क्यों नहीं करते? आप मुझे समय दीजिए। देखिए, कैराना में जो रंगदारी का आतंक है वो वहां पे है, वो उसकी चर्चा बहुत लोग कर रहे हैं, वहां के लोग भी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब कर रहे हैं, मीडिया भी कर रहा है, जिन्होंने वहां जाकर के फैक्ट फाइंडिंग करी है वो भी इसका चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न जो है ये उठता है कि वहां पे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खत्म हो चुका है, इसको आपको मानना पड़ेगा। मथुरा जैसी जगह में एसपी लेवल के ऑफिसर्स वो भी सेफ नहीं है, तो आम आदमी चाहे उसका मजहब कुछ भी हो वो कहां से सेफ है? अब प्रश्न ये उठता है कि जहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता वहां शून्यता पैदा होती है, वहां वैक्यूम पैदा होता है। जब वैक्यूम पैदा होता है तो वहां तमाम समस्याएं वहां पर खड़ी होती हैं। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं नम्रता से, और मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र भी वहां बैठे हैं, कि हम सब जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश के खासतौर से रहने वाले मेरे जैसे लोग, हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है मुसलमान बहन भाइयों को लेकर के किस तरह ध्रुवीकरण करती है, और सत्ता वो उसके लिए उनके लिए 2017 जरूरी है कि वो ध्रुवीकरण हो। कौन ध्रुवीकरण कर रहा है? आप लोग ये भारतीय जनता पार्टी फिर अपने उस गेम से आ गई। इसको भी लड़ाई आप लड़ेंगे, हमको समझना होगा। और मेरा ये है कि टेम्पर ठंडा रख करके राजीव राय जवाब देंगे और फिर सुरेंद्र भदौरिया। एक साथ नहीं बोलेंगे प्लीज, राजीव राय और फिर सुरेंद्र लगाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि फैक्ट फाइंडिंग टीम आप कश्मीर में कब भेजेंगे? आपके सांसदों की टीम कश्मीर में भी जाएगी। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, राजीव राय नहीं, मुलायम सिंह यादव जी नहीं, अखिलेश यादव जी नहीं, एनसीआरबी की, आपकी सरकार की एनसीआरबी के रिकॉर्ड ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा क्राइम मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली आपके नाक के। आप उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं करते हैं? आप मुझे कह रहे हैं आप उत्तर प्रदेश की बात करिए। उत्तर प्रदेश आप मुझसे कश्मीर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करिए। उत्तर प्रदेश रखा है, उत्तर प्रदेश का फोकस आप प्लीज एक एक करके बात करें। देखिए यहाँ पे अच्छा अब देखिए, कम से कम एक बात तो साफ हो गई है, एक बात तो साफ हो गई है। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तिवारी जी, तिवारी जी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम उम्मीद करेंगे कि सारे सज्जन जो हमारे पैनल पर बैठे हैं वो सभ्यता से डिबेट को आगे ले। सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। हम लौटेंगे, बात करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर तो इशू है ही, लेकिन इसमें क्या बार बार ध्रुवीकरण की जो टेम्पटेशन है उसमें फिसल जाएंगे पार्टियां? क्या ध्रुवीकरण को भुनाते रहेंगे 2017 तक? उस पर हम चर्चा जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। आज हम पूछ रहे हैं कि किसके हुक्म से कैराना के मामले को सांप्रदायिक रंग दिया गया। कैराना से पलायन हो रहा है ऐसा दावा है बीजेपी सांसद हुकुम सिंह का। उन्होंने एक लिस्ट जारी की, अब वहां के एक नजदीकी इलाके की भी उन्होंने एक लिस्ट जारी की और उनका कहना वहां पर गुंडागर्दी हो रही है इसलिए लोग जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी बात को ऐसा भी ट्विस्ट दिया गया कि वहां से हिंदू निकल रहे हैं क्योंकि वहां पर जो मेजॉरिटी में ज्यादा संख्या में मुसलमान हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब इस पूरी बात का जो पॉलिटिकल पॉइंट है वो और भी जोर से सामने आया जब अमित शाह बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट ने इस बात को एक चुनावी मुद्दा बनाया। क्या कहा था उन्होंने वो आपको सुनाते हैं और फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, कैराना के अंदर जो पलायन हुआ है उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने हल्के से नहीं लेना चाहिए। कैराना का पलायन आंख खोलने वाला पलायन है। आप चाहते हैं इस प्रकार के पलायन
सारे उत्तर प्रदेश में हो। चाहते हैं आप? चाहते हैं? चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो उखाड़ कर फेंक दीजिए इस समाजवादी पार्टी की सरकार को। मित्रों, तनेजा जी, अमित शाह ने इसे एक चुनावी मुद्दा बना दिया, उन्हें उसको पलायन का नाम दे दिया, इसके पहले कि वहां से कोई ऑफिशियल रिपोर्ट मिले या फैक्ट्स सामने आए। ये जल्दबाजी थी? नहीं, देखिए तमन्ना जी एक बात देखिए, ये जब एसपी लेवल के अधिकारी जिस राज्य में सेफ नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अंधकार है, लॉ एंड ऑर्डर जैसी वहां चीज नहीं है, गवर्नेंस कोलैप्स कर चुकी है। ये बात खाली पार्टी नहीं, लेकिन ये मथुरा की बात है। कैराना पर जो लाइन ली थी वो गलत निकली ना। लेट मी फिनिश। अच्छा, दूसरी बात, जो बात वहां करी जा रही है, वही बात वहां, वो देखिए, वही बात वहां के लोकल मीडिया उत्तर प्रदेश का कर रहा है। उत्तर प्रदेश का मीडिया उठा करके देखो, वो उसकी चर्चा कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि भाई, और उसके बाद पार्टी ने वहां पे फैक्ट फाइंडिंग के आज एमपीज को भी वहां भेजा है, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट अब वो सबमिट करेंगे पार्टी के पास। देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अरे जिन्होंने आरोप लगाया था वही कह रहे हैं कि झूठ है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुख शांति हो, वहां पे तनेजा जी, मेरा पॉइंट है कि क्या जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पार्टी के जंप द गन, इसके पहले के फैक्ट फाइंडिंग टीम अपनी रिपोर्ट। तनेजा जी एक मिनट, मेरा प्लीज सवाल सुन लीजिए। नहीं, आप फिनिश कीजिए, लेकिन मेरे सवाल जो है उसका पॉइंट पर अगर आप जवाब दें। मेरा क्लियर सवाल यह है कि आपकी फैक्ट फाइंडिंग टीम गई, एनएचआरसी ने रिपोर्ट मांगी यूपी सरकार से, यूपी सरकार ने अपनी टीम भेजी। अभी ये सारी टीम अपनी रिपोर्ट देते, उसके पहले एक पोजीशन ले लिया आपकी पार्टी ने कि वहां से पलायन हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में हो सकता है, इनको उखाड़ के फेंकिए। नहीं, देखिए, जो मुझे मेरा ये मानना है कि आप ये बताइए, नहीं, आप ये बात करिए, अगर कोई बात कही गई है तो क्या आप ये कहने का तमन्ना जी कोशिश कर रही हैं कि ये सारी बातें बिल्कुल गलत है? मेरा ये कहना, मैंने शुरू में आपसे कहा कि साइंटिफिकली फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वहां कैराना नहीं जा सकते, हम अपने मुख्यमंत्री, अपने गृह मंत्री से आग्रह करेंगे वो वहां जाएंगे। अच्छा, वहां नहीं, आप कश्मीर कब जाएंगे? बड़ा मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में गवर्नेंस खत्म हो गई। मुद्दा ये है, उत्तर प्रदेश में गवर्नेंस नहीं है, मुद्दा ये मुद्दा है। ओके जी, शरद प्रधान आना चाह रहे हैं। जी शरद प्रधान। तमन्ना, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के नेताओं को कम से कम इतना एहसास होना चाहिए कि जब ये हुकुम सिंह जी ने खुद कह दिया कि ये कम्युनल प्रॉब्लम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, तो इसको कंपेयर करना कश्मीर के साथ, ये कश्मीरी पंडितों के साथ की बेइज्जती करना है। ये उस पूरे इशू को, कश्मीरियों की जो सीरियस प्रॉब्लम है, उसको बिल्कुल छोटा कर देना है। कि ये तो शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को इस तरीके की हरकत करते हुए। और ये काम किया है तिवारी जी, इसमें आना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इसी कार्यक्रम में कंपेयर किया, इसी कार्यक्रम में हमारे राय साहब ने अभी कंपैरिजन किया है। देखिए, जो राजनीतिक बहस होती है, कंपैरिजन नहीं किया है, देख करके मैंने आपकी बात मुद्दा दूसरा है, उत्तर प्रदेश में गवर्नेंस क्यों नहीं है? अगर गलत बोलना आदत बन गई आप लोगों की, आपकी आदत बोलेंगे और आप मुझे बोलने का मौका नहीं सुनेंगे। लेकिन विजय शंकर तिवारी, एक्शन लिया, विजय शंकर तिवारी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने बार बार कहा है। तनेजा जी से मेरा एक सवाल है, मैं आती हूँ आपके पास, राजीव राय, मैं आपके पास आती हूँ, आई प्रॉमिस आफ्टर दिस क्वेश्चन। विजय शंकर तिवारी, मेरा आपसे सवाल है, आपने कुछ देर पहले कहा कि वहां जो हिंदू परिवारों की हालत है उसको लेकर कोई वो संवेदनशीलता नहीं दिखा रहा है, कोई कंसर्न नहीं है, और वैसी स्थिति होगी शायद, वहां पर गुंडागर्दी हो रही है, लोग शायद परेशान हैं, लेकिन आपका कंसर्न क्या वहां के सारे लोगों के लिए नहीं होना चाहिए? आप इसको रिलीजियस कलर क्यों दे रहे हैं? तमन्ना, सबसे बड़ी बात है, शरद जी ने जो एक बात कही, मुझे शरद जी से कम बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी। जो शर्म की बात कर रहे थे, मैं बताता हूं आपको, मैं वहां के कई लोगों से मिला हूं। नहीं, शरद जी, मैं, आप बिल्कुल सब लोग बोल रहे थे, मैं आधा घंटा चुप था। मैं कुछ भी बोलूंगा, आप बाद मुझे गाली दे लेना, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा। तो शरद जी ने जो अभी कहा कि अभी एक बुजुर्ग के लड़की का अपहरण होता है
उसका बलात्कार होता है, उसका हत्या होती है, इनको शर्म नहीं आती है। एक उसी बुजुर्ग की बहू का अपहरण होता है, उसका बलात्कार होता है, हत्या होती है, इनको शर्म नहीं आती है। शामली में परिवार बसा है, उन दोनों भाइयों का अपहरण होता है, वो भाग कर वहां रुकते हैं जाकर के। गाजियाबाद में परिवार में मिला, उन्होंने कहा कि मेरी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे लड़कों की शादियां नहीं होती हैं। ऐसे मैं दसियों परिवार से मिला हूं, तब भी इनको शर्म नहीं आती। मुझे लगता है शरद प्रधान जी को एक बार जमीन में जाकर के सारी हकीकत करने के बाद फिर ये शब्द प्रयोग करना चाहिए। शरद प्रधान जी, आपके मुंह से ये जो राजनीतिक लोग हैं ये बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, लेकिन शरद जी आपके मुंह से ये शर्म जैसा शब्द सुनकर मुझे शर्म आ गई कि आपको ये शर्म वाला शब्द नहीं बोलना चाहिए। जमीनी हकीकत इन लोगों को कोई नहीं जानता, कोई नहीं गया वहां पर, मैं गया हूँ, मैं वहां की जमीनी हकीकत और मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। कंपेयर करने के लिए हम कह रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप कश्मीर की बात को हल्का कर रहे हैं। ये कह करके शरद जी कश्मीरी पंडितों की बात को हल्का कर रहे हैं आप कश्मीर से भी ज्यादा बुरी स्थिति यहाँ की हो रही है, इससे ज्यादा बदतर बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप शरद जी ना वहाँ की बात जानते हैं ना वहाँ की बात जानते हैं, आप इसलिए शर्म की बात करते हैं आप। ओके, राजीव आपसे ज्यादा जानते हैं, आपसे ज्यादा जानता हूँ, बिल्कुल ज्यादा जानता हूँ, आपसे ज्यादा जानता हूँ मैं। राजीव राय और फिर रामकृपाल सिंह की बात आएंगे, मीम अफजल भी बोलेंगे। जी राजीव राय। तमन्ना, मैं आपके माध्यम से तिवारी जी और तनेजा जी दोनों से पूछना चाहता हूँ, दोनों सुन सकते हैं, इनको शर्म नहीं आती? प्रधान जी के स्टेटमेंट पर इनको शर्म आ रही है, शर्म से नफरत है, इनको शर्म नहीं आती। हिंदुस्तान में आजादी के बाद जो व्यापक घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री के घर से 50 से ज्यादा लाशें जुड़ी हुई है, वहाँ इनको शर्म नहीं आई। आजादी के बाद किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ था कि मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है। मैं बात करूंगा, नहीं राजीव राय जी, मथुरा का आपको जवाब देना होगा। देखिए, मथुरा में तमन्ना, मैं बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, तमन्ना बोलने दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश का। लेकिन इन लोगों को आईना दिखाना जरूरी है, बार बार उत्तर प्रदेश से कहते हैं, व्यापा में हरियाणा में इनको शर्म नहीं आती है। हरियाणा में नहीं, क्योंकि आप देखिए, ऐसा मैं इसलिए नहीं होने दूंगी राजीव राय। अरे राजीव जी, आप हो जाइए, क्योंकि आप शुरू करेंगे मध्य प्रदेश से और फिर पूरे देश की बात होगी। जो टॉपिक है उस पर बात करें। प्लीज राजीव राय, आप डिफ्लेक्ट ना करें, आप डिफ्लेक्ट ना करें। जी मीम अफजल साहब, मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ, बोले मीम अफजल आ रहे हैं। आप मथुरा की बात कीजिए ना, आप मथुरा की बात कीजिए। आप बताइए कि लोग क्यों भाग रहे हैं इन जगहों से, हिंदू हो या मुसलमान, लोग क्यों भाग रहे हैं? करने का मौका दीजिए। राजीव जी, मैं ये बता रहा हूँ, मैं इसको सुधारूंगा। आई विल नॉट अलाउ रॉन्ग स्टेटमेंट टू गो ऑन रिकॉर्ड। I will not allow wrong statement to go on the record. The fact is कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली से ज्यादा अच्छी है। हमारे यहाँ सुधारने का गुंजाइश है। हम खुश नहीं है कि हमारे यहाँ लॉ ऑर्डर बहुत ज्यादा है, सुधारने का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन ये सिर्फ कहना कि उत्तर प्रदेश को मुझे थोड़ा समय दें। मीम अफजल साहब अभी आएंगे इसमें। मीम अफजल साहब। तमन्ना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सब लोगों को मौका मिल सके, इतने ही लोगों को आप आमंत्रित करें। सारे लोग बहुत मसरूफ हैं। अगर आपके 1 घंटे के प्रोग्राम में 1.5 मिनट या आधे मिनट की बाइट मिले तो फिर मेरा ख्याल है आने का कोई फायदा नहीं होता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं सारी बहस को अलग करते हुए, एक बड़ा अहम सवाल आपने उठाया था और हुकुम सिंह जी कह रहे थे शायद कि उसकी नॉलेज उनको नहीं है। अभी संगीत सोम साहब ने एक और चैनल पर मेरे साथ ही ये कहा है कि 5000 लोगों के साथ हम कैराना जाएंगे और वहां के लोगों को जाकर आश्वासन देंगे कि हम आपकी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। सरकार को छोड़ करके, सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ करके, उनकी पार्टी के आज 9 सदस्य की एक कमेटी वहां सब तहकीक करने गई है। तो ये संगीत सोम साहब जो सरकार के मंत्री भी हैं जी और पार्लियामेंट के मेंबर हैं वहां से, वो किस लिए जा रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? तो वो जो आप शुरू में कह रही थी कि इसको सांप्रदायिकता का रंग देना चाहते हैं और उनका रिकॉर्ड है, वो ये कह रहे थे सांप्रदायिकता फैलाने से किसी को फायदा नहीं होता। अरे सबसे बड़ा फायदा तो उन्हीं को हुआ, पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, सेंटर कैबिनेट में आ गए, तो क्यों नहीं कराएंगे दंगा? ये दंगा कराने की राजनीति है और आगे दंगा कराना चाहते हैं और उसके जरिए से उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव को जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। मैं समझता हूं इनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी और उत्तर प्रदेश के अवाम इनको नकारेंगे। ये अभी सरकार पर इल्जामात लगा रहे हैं, जरा रिकॉर्ड क्राइम का उठा करके देखिए। अभी बताया गया है यहाँ पर मध्य प्रदेश का क्या रिकॉर्ड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिल्कुल सही नहीं कह रहा हूं। गलत काम अगर है तो राजीव जी से मैं कहूंगा उसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर वहां मुस्लिम गुंडे हिंदुओं को परेशान करते हैं तो उठा करके जेल में बंद करने का काम कीजिए।
ये किसी रिलीजन की हुकूमत नहीं है, किसी एक मजहब की हुकूमत नहीं है। और अभी हमारे कृपाल जी ने कहा एक बहुत अहम बात, सुन लीजिए तमन्ना जी, बहुत देर के बाद आपने मुझे मौका दिया है। उन्होंने सही कहा, किसी भी इलाके के अंदर एक माइनॉरिटी अगर ये महसूस करती है कि कुछ दूसरे जो ज्यादा मेजोरिटी में लोग हैं उनसे उनको खतरा है और वो पलायन करते हैं, तो बिल्कुल गलत है। इसी तरह से आज पूरे मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटी इनकी सरकार की वजह से खौफ व हिरास में मुब्तला है, जरा उनकी सिचुएशन भी समझने की कोशिश कीजिए। आप कानून बना रहे हैं उनके खिलाफ, आप बाकायदा पूरा प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं एक माइनॉरिटीज का। कोई है देखने वाला? अफजल साहब, आप टॉपिक पर रहे, और मैं किसी भी हालत में टॉपिक पर रहे, कोई भी हो, अगर जुल्म करता है उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। टॉपिक पर है प्लीज। को मैं अपील करूंगा। संगीत सोम की बात पर आते हैं, संगीत सोम की बात आते हैं। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट क्यों करने दे रही हैं? एक पॉइंट में रखती हूँ सारे पैनलिस्ट बार दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल यहाँ डिबेट चल रही है, स्पीच नहीं चल रही है। स्पीच का प्लेटफॉर्म बना लिया आपने। नहीं, बिल्कुल आप जवाब देंगे तनेजा जी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सब जवाब देंगे, सब अपनी बात रखेंगे, लेकिन आप सोचिए कि आप जो बात कहते हैं वो उसमें अगर आप दम की बात पॉइंटेड कहते हैं तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट है। इसमें बस ये इतना कह रही हूं कि क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। एनीवे, जो संगीत सोम की बात कही मीम अफजल साहब ने, उसका आपको जवाब देना चाहिए तनेजा साहब। हुकुम सिंह कहकर गए कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कह रहे कि वो 5000 लोगों को लाकर वहां करने वाले लिए कि हुकुम सिंह बड़े नेता हैं, संगीत सोम बड़े नेता हैं। नरेंद्र का जवाब दे, ये जो कंपटीशन हो रहा है कि हुकुम सिंह बड़े नेता बनेंगे वेस्टर्न यूपी में, या जवाब देने दीजिए उनको, जवाब देने दीजिए उनको जी। देखिए तमन्ना जी, सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो यही है कि वहां पे कैराना के अंदर की जो स्थिति है वो उसको हमको समझना होगा कि कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने, अगर मैं वापस उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हिंदू मुसलमान जितने भी धर्म के लोग हैं अमन चैन से रहें, सबका विकास हो और जो वहां पे सुरक्षा प्रदान करने की जाए। मेरे मित्र ने एक सेकंड, लेट मी फिनिश। नो देवर अदर क्वेश्चंस टू, लेट मी फिनिश। जहां तक आपने संगीत सोम की बात करी, देखिए उन्होंने इस तरह का अगर वो कहा है वहां पे उनको देखना पड़ेगा उस इलाके के रहने वाले कि क्या उसमें वास्तव में वहां किसी भी कोई भी जो लोग क्या वास्तव में वो असुरक्षित है। और दूसरी बात जो राज्य सरकार है उसमें क्या भूमिका है, जो जिला प्रशासन है उसकी उसमें क्या भूमिका है। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है। आप मेरे को ये मत सोचिए मैं बीजेपी के प्रवक्ता से बोल रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। मेरे जिले के अंदर एतमादपुर में कल एतमादपुर में गोली मारी गई और 46 लाख रुपए लूटा गया। मथुरा के अंदर एसपी जैसे लोगों को मारा गया। कैराना में क्या हो रहा है, पूरा देश उसकी चर्चा कर रहा है। और ये सारा काम, ये सारे इशू कैराना जैसे इशू, लेट मी फिनिश, प्लीज अलाउ मी 30 सेकेंड। देखिए ये सारे इशू इस तरह का पोलराइजेशन करने के लिए समाजवादी पार्टी क्रिएट कर रही है। इस सबसे फायदा पोलराइजेशन समाजवादी पार्टी को होगा। ये पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं 2070 का इलेक्शन के लिए, और ये इतना कामयाब नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन मान नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के सांसद ने वो स्टेटमेंट दिया था, समाजवादी पार्टी ने स्टेटमेंट दिया था। राम जी देखिए पोलराइजेशन, देखिए एक बात तो साफ है कि ध्रुवीकरण की राजनीति खेली जा रही है, सब मानते हैं, बस उसका जो एक कॉज है वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ये बात तो साफ है कि संगीत सोम अगर इस तरह का एक प्लान बना रहे हैं, उस प्लान को रोकने का फिर काम किसका है? नहीं तमन्ना जी, एक बात मेरे समझ में नहीं आती है, जिस पार्टी को आजादी से आज तक लगातार कहा जाता है कि यह सांप्रदायिक है और देश की पूरी 68 साल की राजनीति भाजपा को सांप्रदायिक या जनसंघ को सांप्रदायिक मान के होती रही है, आप उन पे अचानक इस तरह से लोग आश्चर्यचकित कर रहे हैं कि अच्छा ये सांप्रदायिकता का कार्ड खेल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? अगर मौका मिलेगा तो बीजेपी, जिसको 68 सालों से आप सांप्रदायिक कह रहे हैं, जिसकी हिंदूवादी विचारधारा सोच बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने फिर एक बात आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि 2014 में जो भारत की जनता ने वोट दिया, भारत की जनता कुछ नहीं जानती, वो भारत की जनता ना समझे। आप मेरे मन की विजडम को, मेरे मन की बात समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। माफ कीजिए तनेजा जी, माफ कीजिए,
नहीं तनेजा जी, तनेजा जी उनको अपना पॉइंट रखने दीजिए। तनेजा जी उनका पॉइंट रखने दीजिए। तनेजा जी कृपया मुझे काटने की कोशिश मत कीजिए, सुन लीजिए। तनेजा जी 68 साल में कितनी बार आपको इस धरती ने मैंडेट दिया है हिंदुस्तान की? आप कृपया देखिए, उछलिए मत। मैं 68 साल की बात कर रहा हूँ और मेरी पूरी बात सुनने के बाद मैं क्या कहना चाहता हूँ, जुस्सी मत बनिए मेरे अंदर की बात को। मैं ये कह रहा हूं तमन्ना जी, मैंने इसके पहले भी कहा है, हर सांप्रदायिक घटना किसी एक छोटी घटना से जहां प्रशासन का फेल्योर होता है और उसके बाद लगता है कि उसके साथ पक्षपात किया जा रहा है, वहां जो भी प्रभावित होता है, सुन लीजिए, पानी को आप 0 तक गर्म करते जाइएगा और 99 पर अपने आप भाप बन जाएगा, उसमें किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो पोलराइजेशन जब एक लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर लगातार होगा, नहीं तो उसको रोकेगा कौन? फिर सवाल ये, तो इसको रोकेगा कौन? आप देखिए, सब मान रहे हैं कि सांप्रदायिकता वहां पर फैली जा रही है। बीजेपी कह रहा है कि समाजवादी पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी का ये काम है, तो इसको रोकेगा कौन? फिर देखिए, मैं कह रहा हूं कि जब मैं कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर इम्प्लाइड है, लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर कौन रुकेगा? राजीव राय जी, प्रॉब्लम ये है, सरकार एक में अंत में क्योंकि समय कम ही बचा है, राजीव राय जी सीरियसली मेरा आपसे सवाल है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नहीं कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की अभी बात कर रहे हैं, हम अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। राजीव राय जी से मेरा बहुत ही सीरियस सवाल है। राजीव राय जी, अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी कैराना के मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। संगीत सोम वहां पर कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे। 2017 तक ऐसी कई प्रयास किए जाएंगे। यहां पर जब अगर ऐसे प्रयास सफल होंगे तो पहला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, कि आपने इसको होने क्यों दिया। आपको जिम्मेदारी उठानी है कि ऐसी चीजें ना हो। तमन्ना जी, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 29 लोगों का गिरोह था, जिसमें 25 को जेल में डाला जा चुका है, जिसके ऊपर एनएसए लगाया जा चुका है और 4 लोग मारे जा चुके हैं। इनकी इस वहापोह की स्थिति पैदा करने से पहले हुए कार्रवाई निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की दिशा में वो कदम था। और आगे भी मैं बता रहा हूं, चाहे संगीत सोम हो, चाहे कोई भी नेता हो, अगर वहां दंगा फैलाने और लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश किया तो कानून में जो सख्त से सख्त प्रावधान है उसके तहत उस पर कार्रवाई करें। जी, और अगर संगीत सोम के ऐसे कोई कार्यक्रम है, उनको रोकने का काम आप लोगों का है। देखिए, बात सुनिए, पहली बात तो यह है कि इस तरह की जो आप कह रहे हैं, कोई क्या घोषणा हुई है, मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वहां पे जो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, देखिए, और उन्होंने उसको डिफेंड किया कि मेरा जाना वहां बिल्कुल ठीक है, और 5000 लोगों के साथ मैं जाऊंगा, तो 5000 लोग जाना चाहते हैं वहां। अब देखिए, अब सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मुद्दे को और फैलाया ना जाए। तमन्ना, मुझे आपने जवाब नहीं देने दिया। तमन्ना, मैं सॉरी तनेजा जी, मेरा समय समाप्त हुआ है। मेरा एक सेकंड, यू आस्क मी द क्वेश्चन। एक सेकंड। मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो टोटल कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस है, वो मुद्दा है, उसी पे हम सबको फोकस करना चाहिए। और जब तक वहां सही जगह पर हम फोकस करते रहेंगे। तनेजा जी, आप चिंता मत करें, फिलहाल समय समाप्त हुआ है इस डिबेट में। लेकिन एक सवाल बना हुआ है कि सांप्रदायिकता को फैलाने की जो कोशिशें हो रही है, उसको रोकने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा किसकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए।